आ जाओ। An inquiry into the nature and causes of wealth of nation। इकोनॉमिक्स का पहला पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका निर्माण आदम स्मिथ महोदय के द्वारा किया गया। ये टॉपिक आपके 12th में तो पूछता ही है, डिफरेंस टाइप के कंपटीशन एग्जाम में ही ये बुक का नाम देता है। वेल्थ ऑफ नेशन का रचना किनके द्वारा किया गया है। 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से आप जिसका भी नाम दें, जो आपको उचित लगे उसका नाम दें। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन नाम के पुस्तक की रचना आदम स्मिथ के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के माध्यम से वो सर्वप्रथम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रथम ये व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये 1776 ईस्वी में 1776 में 1776 ईस्वी में ये कार्य पूरा किए थे। 1776 ईस्वी में इनके द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की गई। 1776 ईस्वी में इनके द्वारा अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया। इनका परिभाषा क्या है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ द वेल्थ। इनके पुस्तक का क्या नाम है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और ये सभी आपका एमसीक्यू होता है, चाहे वो एमसीक्यू आपके बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे बोर्ड के बाद जब आप कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं तो उस समय। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन के रचनाकार कौन है? तो सर्वप्रथम इकोनॉमिक्स को किसने परिभाषित किया? तो वेल्थ ऑफ नेशन का निर्माण कब किया गया, है ना? इस तरह से एमसीक्यू बनता है। इनका परिभाषा अब क्या हो गया? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ, ये इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ द वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस, धन का विज्ञान है। ठीक है, अब यह परिभाषा इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है कहना, इस पर लग रहा है कि जिन्होंने भी ये परिभाषा दिए हैं वो मुख्य रूप से धन पर विशेष रूप से बल दे दिए हैं। अर्थात उनके दृष्टिकोण से धन यानी वेल्थ ही सब कुछ है, मनुष्य का स्थान कहीं नहीं है। इस परिभाषा में ये मुख्य रूप से धन पर जोर दे दिए हैं। अर्थात इससे लगता है कि ये अर्थशास्त्री जो भी हैं इन्होंने सब कुछ धन को मान लिए हैं, मनुष्य को गौण कर दिया है। अतः यह परिभाषा बहुत दिन तक चला, लेकिन इसका काफी आलोचना हुआ। आलोचना करने में प्रथम श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मार्शल। इनका मानना है कि धन साधन है, साध्य नहीं। ठीक है, धन साधन है, साध्य नहीं। धन सर्वोपरि नहीं हो सकता है, सर्वोपरि मानव होगा। सबसे ऊपर सब कुछ क्या है? मानव के लिए है। सब कुछ मानव के इर्द गिर्द ही घूमता है। आज पूरा विश्व है, चाहे आतंकवाद का खतरा हो वो भी मनुष्य के लिए ही है, बाढ़ का खतरा हो वो भी मनुष्य के लिए है, आदमी विकास सोच रहा है ये भी मनुष्य के लिए ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना चाह रहा है ये भी मनुष्य के लिए ही है। सब कुछ का फोकस क्या है? मनुष्य। विकास या विनाश, फोकस किसको किया जाता है? किसका विकास होगा? मानव का। विनाश किसका होगा? मानव का। तो सब फोकस मेन होना चाहिए मानव, क्योंकि सब कुछ धन किसके लिए बना है? ये घर किसके लिए है? अगर मानव नहीं रहे तो इस घर का क्या वैल्यू है? अभी बहुत सारा गांव में, घर में या बाजार में ऐसा घर मिलता है जिसमें बनाने वाले अब नहीं है।
और उनके नीचे बारिश नहीं था, तो लगता जैसे वो भूत बंगला हो गया। करोड़ों का घर है लेकिन भूत बंगला, वहां दिन में भी जाने में डर लगेगा। होता है ना ऐसा? तो वो तो है तो घर ही, लेकिन उस घर का संपर्क किसी न किसी मानव से नहीं है, तो वहां दिन में भी जाने में डर लगता है। इसीलिए सब कुछ धन नहीं है। धन किसके लिए है? मानव के लिए। इसीलिए इस परिभाषा में मानव के स्थान को गौण कर दिया गया और प्रथम मान लिया गया धन को। इसीलिए इस परिभाषा की आलोचना की गई। आलोचनाकर्ता में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्शल सर्वप्रथम है। उन्होंने 1844 ईस्वी में 1844 में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। 1844 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके माध्यम से उन्होंने परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है। आज हम जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं 3 है: रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, वस्त्र और आवास। ये अलग बात है कि टेक्नोलॉजी का युग आया है, तब अब उसमें हम चिकित्सा, तो मनोरंजन, है ना, इसको जोड़े हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर किसी भी मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान मिलते रहे तो उसको कमी का एहसास नहीं होगा। क्या खूब इंटरटेनमेंट उसको करा दे और उसको रहने का घर नहीं हो, ठंड का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, धूप का मौसम हो, उसको खुले आसमान के नीचे रहना पड़े तो उसको कैसा लगेगा? वो इंटरटेनमेंट फीका लगेगा। खूब इंटरटेनमेंट करा दे और उसको खाना नहीं दे, उसको कैसा लगेगा? कितना दिन बिना खाना का रहेगा? बिना वस्त्र का आदमी कितना देर तक रह सकता है ना? इसीलिए मुख्य आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास, 3। अब प्रोफेसर मार्शल क्या बताए? भौतिक कल्याण का शास्त्र है, सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स का संबंध है सोशल एंड फिजिकल वेलफेयर से, भौतिक और सामाजिक कल्याण से। जैसे 2 देश में युद्ध हो रहा है तो इससे वही 2 देश प्रभावित नहीं होगा, उसके आसपास के जो भी देश है वो भी प्रभावित होगा। उस देश से जितना भी देश व्यापार करता है सब देश प्रभावित होगा। तो अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक और सामाजिक कल्याण से है, ठीक है। और इस परिभाषा के माध्यम से ये मानव को 2 भाग में बांट दिए, क्योंकि ये कल्याण से जोड़ दिए हैं शब्द को, तो कल्याण से जोड़ दिए हैं तो इस कैटेगरी में मानव 2 भाग में बंट जाता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब जिसका वह मानव जिसका संबंध अर्थ उपार्जन से है, रुपया पैसा धन दौलत कमाने से है। और नॉन इकोनॉमिक जिसका मतलब रुपया पैसा धन दौलत कमाने से नहीं है। जैसे रोड पर नंगे फटे ड्रेस में भी घूमते रहता है आदमी, जिसको हम पागल कह दें, अक्सर लोग उसको बोलता है ये पागल है, ये नर्वस है, वो नॉन इकोनॉमिक है। प्रोफेसर मार्शल नॉन इकोनॉमिक के ग्रेड में एक ही बंदा को एक जगह इकोनॉमिक बताए हैं और एक जगह नॉन इकोनॉमिक बताए। एक टीचर कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में अगर स्टूडेंट को पढ़ाता है, जहां पढ़ाने का मतलब पैसा कमाना होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। उसी टीचर के द्वारा घर पर अपने बच्चे को पढ़ाया जाता है, जहां उसका मतलब पैसा कमाना नहीं होता है, तो उसी टीचर के द्वारा वो किया गया काम जो हाँ वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया।
और उसी टीचर के द्वारा कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में पैसा कमाने के पर्पज से जब पढ़ाया जाता है तो वो इकोनॉमी एक्टिविटीज हो गया। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में मरीज को देखता है, उसका इलाज करता है, जहां उसको पैसा प्राप्ति होता है, तो उस डॉक्टर के लिए वो कार्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। वही डॉक्टर घर पर अपने बच्चे को देखता है, जहां वो पैसा नहीं लेता है, वो उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। ठीक है, तो प्रोफेसर मार्शल जब परिभाषा दिए, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ सोशल वेलफेयर, फिजिकल वेलफेयर, तो मानव को दो भाग में बांट दिए, इकोनॉमिक मानव, इकोनॉमिक ह्यूमन, नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन, और एक ही मानव को दोनों ग्रेड में रख दिए। अब एक ही मानव को दोनों ग्रेड में जब रख दिए तो यह परिभाषा भी चलते चलते फ्लॉप हो गया। और 1932 ईस्वी में, 1932 में प्रोफेसर रॉबिन्स इनके परिभाषा को आलोचना बहुत दिन से करते करते 1932 ईस्वी में अपना एक परिभाषा दिए कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। ये प्रोफेसर मार्शल ने जो बोल दिया भौतिक कल्याण का शास्त्र है, कल्याण से अर्थशास्त्र को कुछ नहीं लेना देना है। और ये मानव कभी नॉन इकोनॉमिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मानव का स्वभाव ही स्वार्थी होता है, सेल्फी होता है। वो किसी के पास जाता भी है तो अपने मतलब से जाता है, कहीं ना कहीं उसका अपना स्वार्थ है, तभी वो किसी के आगे पीछे रहता भी है। तो स्वार्थ भी तो कहीं ना कहीं धन से जुटता है। एक, अगर वो अपने बच्चे को खुद से पढ़ाता है, प्रोफेसर रॉबिन्स का कहना है कि अगर वो अपने बच्चे को खुद से पढ़ाता है तो अगर वो टीचर रखता और उसको जो पैसा देता, उस पैसा का तो बचत हो रहा है। खुद से पढ़ाता है तो उसको टीचर नहीं रखना पड़ा, खुद से नहीं पढ़ाता तो टीचर रखता, और टीचर रखता तो उसको पैसा पेमेंट करना पड़ता, तो उस पैसे का तो यहां बचत हो रहा है। तो कहां नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? अगर घर पर अपने रिलेटिव को खुद से इलाज करता है तो उसको पैसा तो बच रहा है। अगर कोई दूसरा आता इलाज करने के लिए तो इलाज के बदले पैसा लेता, तो उस पैसा का तो बचत कर रहा है। इसीलिए कहां है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इसीलिए मानव के द्वारा किया गया कार्य नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो प्रोफेसर रॉबिन्स इनके परिभाषा को इसी रूप में आलोचना किए जब ये मानव को आर्थिक और गैर आर्थिक मानव दो रूप में बांट दिए, और तब रॉबिन्स परिभाषा दिए इकोनॉमिक्स चयन का तर्कशास्त्र है, सिलेक्शन ऑफ लॉजिक। इकोनॉमिक्स इज द सिलेक्शन ऑफ लॉजिक, चयन का तर्कशास्त्र। और ये एग्जाम्पल दिए है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है लेकिन पूर्ति के साधन सीमित है। एक आदमी का मान लीजिए वेतन 40,000 है, 50,000 है या लाख रुपया है, वो तो फिक्स है कि उसको 40,000 एक महीना में आएगा। 41वां हजार आने का तो कहीं से गुंजाइश नहीं है। पूरे 30 दिन के लिए उसके पास क्या इनकम आएगा? 40,000। उसका आवश्यकता कितना है? भोजन पे खर्च करना है, शिक्षा पे खर्च करना है, डेवलप पे खर्च करना है, इंटरटेनमेंट में खर्च करना है, कुछ इमरजेंसी के लिए भी हाथ में रखना है ना। तो किस चीज पर कितना खर्च करे, कितना वो भविष्य के लिए बचाए, ये मुख्य रूप से अर्थशास्त्र है। यही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स चयन का तर्कशास्त्र है। अब आवश्यकताएं अनंत है, तो सबसे पहले किस आवश्यकता की पूर्ति किया जाए? हमको अगर आज पेमेंट आया है तो आज के डेट में हमें सबसे पहले किस आवश्यकता की पूर्ति करनी है? सभी आवश्यकता को तो एक बार हम नहीं पूरा कर सकते हैं। अब घर में एक मेंबर बीमार है, दूसरे मेंबर को मन है कि कहीं घूमने जाए, तो पहला काम क्या होगा? जो बीमार है उसको देखें। अब घर में रसोई का सामान खत्म है, तो पहला आवश्यकता क्या होगा? पहले रसोई को पूरा करें, है ना। इंटरटेनमेंट लास्ट होगा कि जब सभी आवश्यकता को पूरा करने के बाद हमारे हाथ में पैसा है तो चलो बच्चों को लेकर थोड़ा घूमने कहीं निकल पड़ते हैं। नहीं बचेगा तो नहीं जाएंगे घूमने।
अगर हम घूमने नहीं जाएंगे तो उससे तो मेरा विकास रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं। तो अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। इकोनॉमिक्स इज द सिलेक्शन ऑफ लॉजिक। ये प्रोफेसर रॉबिन्स ने 1932 ईस्वी में कहा। हाँ नहीं, मनी से नहीं जोड़ सकते, तब तो ये मॉनेटरी का पार्ट हो गया। हर विषय का अपना लैंग्वेज है, उसी के लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अब ये तीनों राइटर जो परिभाषा दिए, इसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में 3 श्रेणी आया। एक आदम स्मिथ का युग आया, दूसरा प्रोफेसर मार्शल का युग आया, और तीसरा रॉबिन्स का युग आया। क्लासिकल के आधार पे इकोनॉमिक्स को 5 भाग में बांटा गया। क्लासिकल के आधार पर इकोनॉमिक्स को 5 भाग में बांटा गया। पहला प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरप्रेन्योर और एक्सचेंज। 5 भाग में इकोनॉमिक्स को बांटा गया। क्लासिकल के बाद इकोनॉमिक्स का युग आया मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसी इकोनॉमिक्स को आजकल नया जो जोड़ा है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स करके जोड़ दिया है। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स 2 भाग में डिवाइड है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वही माइक्रो को इंडियन बोलता है, हाँ उसी में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो हम परिभाषा लिखाए हैं। सबसे पहले क्लासिकल के अनुसार प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरप्रेन्योर। ये 5 भाग में बांटा गया। मॉडर्न के अनुसार माइक्रो और मैक्रो, ये 2 इकोनॉमिक्स में बांटा गया। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में यहां देखें, माइक्रो में ये लेटर है आई फॉर इंडिविजुअल, ये ध्यान रखना है। और मैक्रो में ये लेटर है ए फॉर एग्रीगेट। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। इकोनॉमिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल प्रॉब्लम। सपोज करो किसी बिजनेसमैन को लगातार लॉस हो रहा है, तो अब वो सोच रहा है कि हम क्या करें कि बिजनेस में प्रॉफिट हो। ये उस बिजनेसमैन का इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। लेकिन भारत का जीडीपी कैसे विकास हो? जीडीपी अगर अभी 7% है सपोज करो, तो कल 7.5% कैसे हो, परसों 8% कैसे हो, है ना। ये जीडीपी वृद्धि हो, ये पूरे ग्रुप का प्रॉब्लम है। आतंकवाद अगर हमारे देश पर हमला करता है तो किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है। बाढ़ किसी एरिया में आता है, वो किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है। बेरोजगारी किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है। क्या हर गांव हर घर में बेरोजगारी का समस्या है? गरीबी किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है। तो इकोनॉमिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू individual problem and solution that are called microeconomics. For example, problem of profit. Or economics which are related to
ग्रुप प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे जीडीपी हम बताएं, तो जीडीपी जैसे 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र घोषित करना है, ये किसी एक व्यक्ति के चाहने से नहीं होगा, है ना। मुद्रा का वैल्यू, हमारे देश की मुद्रा का वैल्यू अमेरिका से कम है। ये सिर्फ एक मेरा प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट किए, शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट किए और हमारा इन्वेस्ट वैल्यू घट गया, तो ये मेरा प्रॉब्लम है। इससे नुकसान या फायदा हमको होगा। लेकिन मनी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है तो वो पूरे देश का प्रॉब्लम है। महंगाई, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, जनसंख्या, ये किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ग्रुप का प्रॉब्लम है। तो ग्रुप के प्रॉब्लम को मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडिविजुअल प्रॉब्लम को माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिर्फ आई और ए का मीनिंग याद रखें तो इसका परिभाषा याद रहेगा। तो अभी अर्थशास्त्र क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, पहला क्वेश्चन लिखें जो आप लोग को खुद से करके लाना है। क्या नहीं है तुम्हारा? तो नहीं लिखो, जिसका